हेलो स्टूडेंट्स, अक्षर ज्ञान मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग टॉपर सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें सबसे पहले क्लास 10th का ज्योग्राफी स्टार्ट किए, जिसमें ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग का में संसाधन का महत्व हम पहला लेक्चर कर चुके हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरा चैप्टर भूमि संसाधन को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा भूमि संसाधन। भूमि संसाधन जिसमें क्या-क्या आता है? ये पर्वत आ गया, पठार आ गया, उसके बाद ये समतल जमीन आ गया। ये सब क्या है? हमारे भूमि संसाधन है, जिसपे हम कृषि करते हैं। जो हमारे पर्वत है, वो जंगल है, ये सभी हमारे भूमि संसाधन पे है। तो अब हम देखते हैं भूमि संसाधन का महत्व। तो भूमि संसाधन का महत्व क्या है? हमारे पास ये पिक्चर दिया गया, फोटो दिया गया, जिसमें क्या है, जो हमारा जिसपे हमारा घर है, उसके बाद हम रहते हैं, तालाब है, सड़क है, उसके बाद ये हमारे ट्रैक्टर हैं, हमारे पास कृषि कृषि किया जा रहा है। तो ये सभी पेड़ पौधा है, पहाड़ है, पवन चक्की है, ये सभी क्या है, कहाँ है? ये सभी भूमि संसाधन पर ही है। भूमि संसाधन पे क्या है, हमारी नदियां भी है। तो हम जो भी क्रियाएं करते हैं, वो सभी कहाँ करते हैं? भूमि संसाधन पर ही करते हैं। तो आप इससे हमारे लिए भूमि संसाधन कितना महत्वपूर्ण है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तब हम देखते पढ़ते हैं क्या दिया गया है। तो भूमि संसाधन हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। बिल्कुल, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमको पानी मिलता है, पर्वत है, पहाड़ है, जहाँ पे हम कृषि करते हैं, जहाँ पे हम अपने लिए भोजन उगाते हैं, तो वो हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह मानव सभ्यता के विकास और जीविका के लिए आवश्यक है। भूमि पर ही तो कृषि, वनस्पति, उद्योग और आवास विकसित होते हैं। भूमि पर ही ये विकसित होते हैं। इसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। कृषि उत्पादन पूरी तरह से भूमि पर ही निर्भर होती है। कृषि उत्पादन पूर्णतः भूमि पर ही होता है, जो भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं को पूर्ति करता है। कृषि के बावजूद ही हमारे पास भोजन की पूर्ति होती है। उसके बाद कपास की खेती करते हैं, जिससे हमें वस्त्र मिलता है, और अन्य वस्तुएं जैसे उद्योग का निर्माण करते हैं आदि हम करते हैं। क्योंकि उद्योग की स्थापना के लिए भूमि की जरूरत है। औद्योगिक विकास के लिए भी भूमि की आवश्यकता होती है। हम अगर हमारे पास भूमि नहीं रहेगा, तो हम कहाँ पे उद्योग लगाएंगे, कहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो औद्योगिक विकास के लिए भी हमारे पास भूमि की आवश्यकता ही होती है। वनस्पति और पेड़ पौधे का अस्तित्व भूमि पर निर्भर करता है। कहाँ पे हम वनस्पति पेड़ पौधे हम कहाँ पे लगाएंगे? हमारे पास भूमि नहीं रहेगा, तो भूमि पर ही तो ये सब लगाया जाता है। पर्यावरण जो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। हमारे पेड़ पौधे जो है, ये हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाने में मदद करते हैं। भूमि जल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहाँ जो जलाशयों, तालाबों और नदियों के रूप में जल प्रदान करते हैं, जहाँ पे जल एकत्रित करके रखते हैं। ठीक है, अब क्या है, मृदा पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं, वनस्पतियों और विशेष रूप से मानवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं, कृषि करते हैं, उद्योग लगाते हैं, उसके बाद वनस्पति, आवास, सब कहाँ होती है? मृदा पर ही, भूमि पर ही होती है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया, यदि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, तो मृदा के बिना जीवन के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो मृदा के बिना, भूमि के बिना हम क्या नहीं कर सकते हैं? जीवन का विकास भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भूमि पर केवल मृदा का होना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, जितना उसका उपजाऊ होना आवश्यक है। भूमि पर सिर्फ मृदा का हो जाना आवश्यक नहीं है, ये भी आवश्यक है कि वो अधिक से अधिक उपजाऊ होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उस पे कृषि कर सकते हैं। नहीं तो हम रेगिस्तान में जाकर के वहां पे न रह सकते हैं, ना वहां पे हम पानी ढूंढ सकते हैं, ना वहां पे पानी का संचय कर सकते हैं, और ना वहां पे हम कृषि कर सकते हैं। तो वो तो भूमि तो है, लेकिन वहां उसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो यह भी आवश्यक है कि भूमि के साथ साथ वो उपजाऊ भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप क्या है। तो भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप में 45% सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है? मैदान है। सबसे ज्यादा क्या है? मैदानी कृषि भूमि है, जिस जहाँ पर हम रहते हैं, आवास करते हैं,
उसके बाद जहाँ पे हम कृषि करते हैं, जहाँ पे उद्योग सब लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं वो? मैदान में ही लगाते हैं हम। तो हमारे पास कुल भूमि के भारत में कुल भूमि का 43%, 43% क्या है? मैदान है, ठीक है? उसके बाद 30% क्या है? पर्वत है। भारत में 30%, भारत की कुल भूमि का 30% पर्वत है, और जो जिसपे क्या है? जंगल है, जहाँ से हमारी कई नदियाँ निकलती हैं, जो नदियाँ हमारे मैदानी क्षेत्र में पानी की पूर्ति करती है, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? पर्वत हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास? 27%, 27% क्या है? पठार है, जिसमें हमारे खनिज प्रचुर मात्रा में, जहाँ पे हम हमने खनिज खनिज होता है, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा के कोष संचित हैं। तो वो क्या है? देश के कुल 27% भूमि क्या है हमारे पास? भूभाग में पठार विस्तृत है, ठीक है? और क्या है? 30% भूभाग पर पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पे बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए करते हैं, और जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होती है? पर्यटन का भी विकास होता है, ठीक है? यह हो गया हमारे भारत की कुल भूमि का भौतिक स्वरूप, जिसमें 43% मैदान, 30% पर्वतीय क्षेत्र और 27% क्या है? पठार है, ठीक है? अब देखते हैं मृदा का निर्माण कैसे होता है। ये तो मृदा हो गया, लेकिन मृदा का निर्माण कैसे होता है जहाँ पे हम कृषि करते हैं, वो कृषि योग्य भूमि बनता कैसे है? तो उसमें सबसे पहला क्या होता है? मृदा का निर्माण भूतल की मूल चट्टानों से होता है। मतलब भूमि में के अंदर जो भी मूल चट्टानें पाए जाते हैं, उसी से हमारे मृदा का निर्माण होता है। मूल चट्टानों के खंडित पदार्थों, जीवाश्म एवं वनस्पतियों के कुछ अंशों के सड़ने गलने से लाखों करोड़ों वर्षों के पश्चात होता है। मृदा का निर्माण एक लाखों करोड़ों वर्ष के बाद होता है। यह एक बहुत ही धीमी प्रोसेस है मृदा का निर्माण होना। इसमें क्या होता है? मूल चट्टान किसको बोलते हैं? हम आग्नेय चट्टान को मूल चट्टान बोलते हैं, जिसके अपक्षय के अपघटन के बाद हमारे पास मृदा का निर्माण होता है, जिसमें जीवाश्मों एवं वनस्पतियों के कुछ अंश के सड़ने गलने से के बाद एक उपजाऊ मिट्टी मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण तो मूल चट्टानों से ही होता है, लेकिन मृदा रासायनिक गुणों, बनावट एवं रंग रूप में मूल चट्टानों से बिल्कुल अलग होता है। मृदा का निर्माण मूल चट्टानों से ही होता है, लेकिन यह जब मृदा का निर्माण हो जाता है, तो इसका रासायनिक गुण अलग हो जाता है। इनकी बनावट एवं इनका रंग रूप बिल्कुल ही मूल चट्टानों से अलग हो जाता है, ठीक है? तो मृदा के विकास में क्या-क्या मुख्य भूमिका निभाता है? मृदा के विकास में सूर्य का ताप, जल, वायु, रसायन आदि तत्व का महत्वपूर्ण योगदान है मृदा के विकास में। चूंकि सबसे क्या होता है? मृदा बनता कैसे है? मूल चट्टानों से बनता है। मूल चट्टान से कैसे बनेगा? अगर हम वहां पे सूर्य की ताप हो गई, जल होगा, वायु होगा, और रासायनिक तत्व जीवाश्मों या वनस्पतियों के कुछ अंश होंगे, जिसके कारण क्या होगा? धीरे धीरे उसके अपक्षय होगा, अपघटन होगा। उसके बावजूद लाखों करोड़ों वर्ष के बाद हमारे मृदा का निर्माण होता है। इस तरह मूल चट्टानों, अपरदन, अपक्षय, वनस्पतियों, कीटाणुओं आदि के संरचनात्मक भौतिक क्रियाओं के कारण मृदा अपने अस्तित्व में आता है, या मृदा का निर्माण होता है, ठीक है? अब देखते हैं जो भारत में मृदा के प्रकार एवं वितरण। भारत में कितने प्रकार की मृदा है, और ये मृदा है इसकी ये कहाँ-कहाँ पाया जाता है, ठीक है? अभी हम पढ़ेंगे। तो भारत एक विशाल देश है। यहाँ स्थलाकृति विभिन्न है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है, जैसे बताया था अभी हमने। क्या है? यहाँ पे पर्वत भी है, पठार भी है, और मैदानी भाग भी है। इसके कारण क्या होती है? यहाँ पे अलग-अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, पठार के क्षेत्र में अलग प्रकार की जलवायु, और मैदानी क्षेत्र में अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे विभिन्न प्रकार के वनस्पति भी देखने को मिलता है, ठीक है? भारतीय मृदा को कई विद्वानों ने कई भागों में बांटा है, जिसमें हम भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा बांटा गया है। 6 भागों में मृदा को बांटा गया है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? जलोढ़ मिट्टी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? एलुवियल मिट्टी, ठीक है? जलोढ़ मिट्टी कैसे दिखती है? ये इस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी हमारे पास होता है। ये उसका कलर है, ठीक है, रंग है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। ये क्या है? सबसे जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, और ये भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली भी मिट्टी है। ये भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी का ही विकास हुआ है।
यह नदियों द्वारा लाए गए गाद, रेत और अन्य अवसादों के जमाव से बनती है। ये कैसे बनती है? नदियों के द्वारा लाए गए गाद, रेत और अन्य अवसादों के जमाव से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होती है। इसे भारत की कृषि की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि यह अधिकांश फसलों के लिए उपयुक्त है। और ये मिट्टी क्या होता है? सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, जिसके कारण ये इसे क्या कहा जाता है? भारतीय कृषि की रीढ़ की, मतलब भारतीय कृषि की रीढ़ कहा जाता है। कौन सी मिट्टी को भारतीय कृषि की रीढ़ कहा जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी को भारतीय कृषि की रीढ़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जलोढ़ मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा जैसे हिमालय, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों से लाई गई खाद, रेत और मिट्टी के जमाव से बनी है। हल्का इसका रंग कैसा होता है? भूरा एवं गहरा भूरा, हल्का भूरा एवं गहरा भूरा होता है। तो समझ गए कैसे बनता है मिट्टी? यह जलोढ़ मिट्टी हिमालय, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों से लाई गई खाद, रेत और मिट्टी के जमाव से बनी है। ठीक है, सॉरी। अब देखते हैं, यह हर साल नई मिट्टी के रूप में जमा होती है, जिससे इसकी उर्वरता बनी रहती है। क्या होती है? हर साल ये नदियां नई नई मिट्टी लाती हैं, जिसके कारण ये हर साल इसकी उर्वरता बनी हुई रहती है। मुख्य रूप से यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। यह कौन कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त उपयुक्त है? तो गेहूं, चावल, मक्का, दालें और सब्जियों की खेती के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। कौन सी मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। अब देखते हैं जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो ये जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। पहला क्या है? खादर, दूसरा बांगर। तो खादर जो है यह क्या है? ये नई मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं हम? नई जलोढ़ मिट्टी जो अधिक उपजाऊ होती है उसे हम खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर। जो नई होती है, नई जलोढ़ मिट्टी होती है और सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, उसको हम खादर बोलते हैं। और दूसरा क्या है? बांगर। बांगर जो होती है क्या होती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और खादर के अपेक्षा ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं? हम बांगर बोलते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं नेट इसमें समस्या क्या है? इस मिट्टी में क्या समस्या? तो नाइट्रोजन की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। और अधिक सिंचाई के कारण क्या होती है? जल जमाव की समस्या होती है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस और पोटास पाया जाता है। कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं? फास्फोरस और पोटास पाया जाता है इसमें, जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है। अब हम अगला मिट्टी देखते हैं। तो अगला मिट्टी हमारे पास कौन सी है? काली मिट्टी, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल। ठीक है। तो ब्लैक सॉइल, काली मृदा, जिसे हम रेगुड़ या कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण अ, भारत की महत्वपूर्ण मिट्टियों में से एक है। यह विशेष रूप से कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो, जब इसका नाम ही है कपास की मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी या कपास की मिट्टी। ऑफ कोर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी फसलें उगाई जाएगी? कपास की खेती होगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा कपास की फसलें उगाई जाएगी। अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? यह मिट्टी बेसाल्टिक चट्टानों के लावा के ठंडा होने और उसके अपक्षय से बनी है। कैसे बनते हैं? बेसाल्टिक लावा के ठंडा होने के बाद जो उसका अपक्षय होता है, उससे कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। इनकी विशेषताएं क्या क्या है? इनकी विशेषता क्या है? यह रंग में गहरा काला, क्या होता है? इसका रंग क्या होता है? गहरा काला होता है। इसका नाम ही है काली मिट्टी, जिसका रंग भी काला ही होगा। अब क्या है, इनकी बनावटें कैसी होती है? यह चिकनी और भारी होती है। कैसी होती है? यह चिकनी और भारी होती है। खनिज तत्व कौन कौन सी पाई जाती है इसमें? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास और चूना का प्रचुर मात्रा इसमें पाया जाता है। इसमें काली मिट्टी में। अब इसमें क्या है, जो फटने की प्रवृत्ति होती है, सूखने पर यह इसमें दरार पड़ती है, जिससे वायु प्रवेश में मदद मिलती है। इसके कारण क्या होता है? वायु इसके अंदर तक चली जाती है। ये वो हो गई हमारी काली मिट्टी। यहाँ पे फोटो भी दिया गया है। ये काली मिट्टी है, जिसके कारण ये सूखने पे क्या हो जाती है? इसमें दरार पड़ जाती है और इसमें अंदर तक हवा जाती है। ठीक है। इसका अम्लता क्या होती है? क्षारीय होती है। कैसा होती है? क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं। ठीक है। तो क्या है? कपास, ज्वार, तिलहन और गन्ना, गेहूं। कौन कौन सी फसलें हम उगा सकते हैं? कपास, ज्वार, तिलहन, गन्ना और गेहूं। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ है?
सबसे ज्यादा है क्या, महाराष्ट्र में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में इसका विकास है। ठीक है, इसमें क्या है, जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें क्या है, जल धारण क्षमता बहुत होती है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, लाल एवं पीली मिट्टी। तो लाल एवं पीली मिट्टी भारत की एक प्रमुख मिट्टियों में से एक है, जो अपनी लोहे की ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल और पीला कलर का होता है। क्या होता है, लाल एवं पीली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होती है, लोहे की ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहे की ऑक्साइड सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण यह लाल एवं पीला होता है। यह लाल एवं पीला दो कलर कैसे होता है, जब यह गीली होती है तो इसका रंग लाल होता है। मतलब जब इसमें पानी होता है, जब ये गीला होता है तो इसका रंग लाल होता है, और सूखने पर यह पीला कलर का हो जाता है। ठीक है, सूखने पर यह पीला कलर हो जाता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है, यह मिट्टी आग्नेय और मेटामॉर्फिक चट्टानों के अपक्षय से बनी है। कैसे बना है, आग्नेय चट्टान और मेटामॉर्फिक चट्टानों के अपक्षय के बाद लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, रागी, चावल, गेहूं, कपास, तंबाकू, मूंगफली, ये सभी फसलें उगाई जाती है। कहाँ पे, लाल एवं अ, पीली मिट्टी में। ठीक है, इसमें समस्याएं क्या क्या है, यह कम जल धारण क्षमता, इसके जल धारण क्षमता बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही कम जल को अपने पास रोक पाता है। ठीक है, यह पोषक तत्वों की कमी के कारण उर्वरकों की ज्यादा आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी होती है, इसके कारण क्या होता है, हमें इसमें ज्यादा मात्रा में उर्वरक डालना पड़ता है। ठीक है, अब इनकी विशेषताएं हम देखते हैं। ये विशेषताएं क्या है कि यह इसका रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल और पीला होता है। ठीक है, बनावट कैसी होती है, हल्की और बलुई होती है। कैसी होती है, हल्के और हल्का बालुई का मात्रा उसमें होता है। उर्वरता क्या है, इसमें कितना होता है, इसका उर्वरकता कम होता है, लेकिन जैविक खाद और उर्वरकों की से हम इसको उपजाऊ बना सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, हम जैविक खाद और सही मात्रा में इसको इसमें प्रबंधन करके और अलग प्रकार से इसमें उर्वरकों को हम डाल करके क्या कर सकते हैं, इसको अधिक उपजाऊ बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो कौन कौन से खनिज है, लोहे की अधिकता के कारण, जिसके कारण ही इसका नाम लाल एवं पीली मिट्टी पड़ा है। ठीक है, उसके बाद लेकिन इसके बावजूद इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। क्या-क्या है इसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है इसमें। ठीक है, अब क्या है, लेटेराइट मृदा। अब लेटेराइट मृदा क्या है, यह मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा गर्मी वाले क्षेत्रों में यह पाया जाता है। यह उच्च तापमान और भारी वर्षा के कारण इन चट्टानों का तीव्र अपक्षय से बनती है। कैसे बनते हैं, यह उच्च तापमान और भारी वर्षा के कारण चट्टानों का तीव्र अपक्षय होता है, जिसके बावजूद ये कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसकी हम विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं क्या, यह रंग में लाल और गहरा भूरा होता है। इसमें भी क्या होता है, लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है और भूरा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बनावट इसकी कैसे, बनावट में कठोर और झुरझुरी होती है। इनकी बनावट कठोर और झुरझुरी होती है। उर्वरता कैसी होती है, अम्लीय और कम उपजाऊ होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है और यह कम उपजाऊ होती है। ठीक है, इसमें खनिज तत्व कौन-कौन से पाए जाते हैं, लोहे और एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है। लोहे और एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है। क्या है, जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता इसका क्या होती है, कम होती है। इसका भी जल धारण क्षमता कम होती है। अब क्या है, इसमें उर्वरक और सिंचाई की सहायता से उसमें उर्वरक डाल के और सिंचाई करके हम इसमें क्या क्या उगा सकते हैं, चाय, कॉफी, नारियल, रबर और काजू की खेती के लिए उपयोगी है। इसमें क्या क्या हम उगा सकते हैं, उर्वरक और सिंचाई की सहायता से चाय, कॉफी, नारियल, रबर और काजू की खेती हम कर सकते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण उपयोग क्या है लेटेराइट की मिट्टी की, हम ईंट बनाने में और निर्माण कार्यों में इसका भी उपयोग करते हैं। ठीक है, कहाँ-कहाँ उपयोग करते हैं, ईंट बनाने में भी और अलग और निर्माण कार्यों में भी इसका हम उपयोग करते हैं, क्योंकि यह सूखने पर ये काफी ज्यादा कठोर हो जाती है, जिसके कारण हम इससे ईंट का निर्माण करते हैं और भी निर्माण कार्यों में इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, लेटेराइट मृदा पोषक तत्वों की कमी के बावजूद विशेष फसलों और निर्माण कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। लेटेराइट मृदा क्या है, इसमें पोषक तत्वों की कमी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें हम विशेष प्रकार के फसलों का निर्माण कर सकते हैं। जब कैसे, इसमें उचित मात्रा में हम उर्वरक का उपयोग करेंगे और इसका प्रबंधन
और इसकी उपयोगिता को इसमें अलग प्रकार से प्रबंधन करेंगे, जिसके कारण क्या होगी, उसकी उपयोगिता और भी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब अगला मिट्टी हम देखते हैं क्या है हमारे पास, मरुस्थलीय मृदा। क्या है? मरुस्थलीय मृदा, डेजर्ट सॉइल। यह इसका विस्तार कहाँ-कहाँ है? राजस्थान में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, पंजाब में है। इसको क्या बोलते हैं? हम थार मरुस्थल भी बोलते हैं। ठीक है। इसका बनावट मतलब इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला और लाल। हल्का पीला और लाल रंग के होते हैं। ठीक है। यह बलुई होते हैं, क्योंकि इसमें बालू ही होता है, और झरझरी बनावट होती है। इसकी बनावट कैसी होती है? झरझरी बनावट होती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फेट अधिक होती है इसमें, कैल्शियम और फॉस्फेट अधिक होती है, और यह अधिक लवणीयता भी होती है, इसके लवणता भी अधिक होती है। इसमें कृषि कौन-कौन सी की जाती है? इसमें सिंचाई के बाद बाजरा उगाया जाता है, ज्वार उगाया जाता है, तिल उगाया जाता है, और खजूर की फसलें उगाई जा सकती है इसमें अधिक सिंचाई के बाद। ठीक है। अभी देखते हैं सबसे पहले इसमें समस्याएं क्या क्या है। इसमें समस्या क्या क्या है? जल की कमी होती है, और यह ज्यादा लवणीय होती है, और तेज हवाओं से इसका कटाव हो जाता है। क्या होता है, अगर तेज हवा बहती है तो इसकी मिट्टी हवा के साथ भी उड़ने लगती है। ठीक है। तो इसका समाधान क्या क्या है हमारे पास? इसका समाधान क्या है? जैसे सिंचाई। सिंचाई, जैसे इसमें एक परियोजना चलाई गई है, इंदिरा गांधी नहर। इसमें थार क्षेत्रों में नहर का निर्माण किया गया, जिसके कारण इसको थोड़ा बहुत उपजाऊ बनाने का कोशिश किया गया है। ठीक है। इसमें क्या होती है, उर्वरकता की कमी होती है, जिसके कारण इसमें क्या करते हैं, उर्वरक डालते हैं और जैविक खाद डाला जाता है। और इस क्षेत्र में ज्यादा वृक्षारोपण और भूमि का संरक्षण करके हम इस समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है। मरुस्थलीय मृदा। अब अगला देखते हैं हम, माउंटेन सॉइल। क्या है? माउंटेन सॉइल। ये हो गया हमारे पर्वतीय मिट्टी। इसमें क्या होता है, पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मिट्टी में भी पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। क्या होती है? किसी की कमी होती है इसमें? पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। पहाड़ी क्षेत्र में खास करके बागवानी कृषि होती है। यहाँ पे कौन सी कृषि होती है? बागवानी कृषि। और पहाड़ी क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध क्या है? झूम की खेती होती है। यहाँ पे क्या? झूम की खेती होती है। झूम की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? नागालैंड में होती है। झूम की खेती सबसे ज्यादा नागालैंड में होती है, की जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा गरम मसाले की खेती होती है। देखो, झूम की खेती क्या होती है, बड़े बड़े जंगलों में क्या करते हैं, उसमें वहाँ के आदिवासी लोग आग लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होती है, वहाँ के सभी फसलें जल जाती है। और जब आने वाले मानसून में वहाँ पे बारिश होती है, तो उसी में लोग क्या करते हैं, फसलों के बीज छींट देते हैं, जिसके कारण क्या होती है, वहाँ पे फसलें उगाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे इस प्रकार की कृषि को झूम खेती कहा जाता है। लेकिन इससे क्या नुकसान होता है, जो सबसे ज्यादा, तो हमारे पास जंगलों की कमी, मतलब जंगलों की कमी होती है। और वहाँ पे जलाने के कारण क्या होती है, हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती है। तो ये कृषि इस प्रकार से हमारे हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है। यह ऊपरी ढलानों पर, पर्वतीय क्षेत्र में ऊपरी ढलानों पर फलों जैसे सेब और अखरोट और चाय की खेती होती है। और निचले क्षेत्रों में गेहूं, मक्का, जौ और धान की खेती होती है। ठीक है। इसमें मसाले का भी फसलें उगाई जाता है, खेती की जाती है, जिसमें क्या होती है, इलायची, दालचीनी, ये सब उगाई जाती है। यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी में इसका विस्तार कहाँ-कहाँ है? हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, क्या है इधर, पर्वतीय मिट्टी का विस्तार है। ठीक है। अब अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास पूरे भारत में कौन सी मिट्टी का विस्तार किस प्रकार है, कौन कौन से राज्य में है, वो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। यह क्या है, पर्वतीय मिट्टी का विस्तार इस प्रकार इधर है, कहाँ कहाँ, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी मिट्टी का विस्तार है? पर्वतीय मिट्टी का विस्तार। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी का विस्तार इन क्षेत्रों में है। उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार राजस्थान, गुजरात वाले क्षेत्रों में है। काली मिट्टी का निर्माण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में है। उसके बाद लाल मिट्टी का विस्तार इन क्षेत्रों में है। ठीक है। लेटराइट मिट्टी का विस्तार इन क्षेत्रों में है। इस प्रकार से भारत में मिट्टी का विस्तार है। ठीक है।
अब हम देखते हैं जो मुख्य भूमि भारत में भूमि का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है और कहाँ-कहाँ उपयोग किया जा रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं जो भूमि का अधिकांश भाग कृषि के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जिसमें क्या है कुल भूमि का भारत की कुल भूमि का 60% भाग कृषि के अधीन है, कृषि में उपयोग करते हैं, ठीक है? जिसमें हम गेहूँ, चावल, तिलहन और दालों और अन्य सब्जियों की खेती करते हैं, ठीक है? उसके बाद 21% भूमि भारत के कुल भूमि का 21% भूमि में क्या है वनों का विस्तार है, ठीक है? कितने भूमि में भारत के कुल भूमि का 21% में हिस्सों में वन भूमि का विस्तार है, ठीक है? यह पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अविकसित भूमि अब अविकसित भूमि कितना है 8.7% है टोटल भूमि का 8.7% भूमि अविकसित भूमि है जो क्या है बंजर है अनुपयोगी है जिसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा। उसके बाद क्या है हमारे पास घास भूमि और चारागाह। यह क्या है यह भूमि पशुपालन और चारे के लिए उपयोग की जाती है। यह कितना है कुल भूमि का 4% है यहाँ पे घास भूमि और चारागाह के लिए है जहाँ पे हम पशुपालन करते हैं, ठीक है? उसके बाद 12% भूमि गैर कृषि उपयोग की भूमि के लिए है जिसमें हम आवासीय, औद्योगिक, परिवहन, सड़कें, रेल, खनन क्षेत्र और शहरीकरण शामिल है। कितने परसेंट भूमि पर? 12% भूमि पर क्या है? आवासीय, औद्योगिक, परिवहन, खनन और शहरीकरण। उसके बाद क्या है कुछ अन्य अनुपयोग भी है हमारे पास जिसमें क्या है जल निकाय जैसे तालाब, झीलें, नदियाँ ये सब हैं, पहाड़ हैं, बर्फीली क्षेत्र है, ठीक है? ये भूमि का कुछ अनुपयोग भी है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है टॉपिक मृदा संरक्षण और हमारे पास अभ्यास प्रश्न में भी दिया गया है मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखें। तो हम दोनों एक ही साथ यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम मृदा संरक्षण का टॉपिक भी समझ लेंगे और यहाँ पे इसमें हम एक निबंध भी लिख लेंगे, ठीक है? तो मृदा या भूमि पृथ्वी की एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल कृषि के लिए आवश्यक है बल्कि प्राकृतिक पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में भी इसका अहम स्थान है। मृदा की गुणवत्ता और मात्रा में कमी आने से कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। क्या होती है मृदा की गुणवत्ता और उनकी मात्रा में कमी आने से कृषि में कृषि की उत्पादकता कम हो जाती है और पर्यावरण असंतुलित हो जाते हैं, पेड़-पौधे सूखने लगते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं पर्यावरण में असंतुलित आ जाती है। मृदा संरक्षण हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है? अब हम देखते हैं मृदा अपरदन के कारण क्या है? कि मृदा का संरक्षण मृदा का कटाव कैसे होता है? मृदा का क्षय कैसे होता है? क्या होता है मृदा का अपरदन हो जाता है जिसके कारण मृदा का क्षय होता है। तो मृदा अपरदन का अर्थ है मृदा की ऊपरी परत का कटना या हटना जो कृषि के लिए बेहद हानिकारक है। मृदा का ऊपरी सतह को कटना जहाँ पे हम कृषि करते हैं उसका कटना या हटना ही मृदा का अपरदन कहलाता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। क्या जल के द्वारा अपरदन क्या होती है भारी वर्षा के दौरान मृदा की ऊपरी परत बहकर एवं कटकर चली जाती है इसके कारण क्या होती है मृदा का कटाव हो जाता है। फिर क्या होती है वायु के द्वारा अपरदन तेज हवाओं के कारण मृदा की ऊपरी परत उग जाती है खासकर शुष्क क्षेत्रों में इसके कारण क्या होते हैं वायु के द्वारा ये अपरदन हो गया। अति उत्पादन अगर हम अति उत्पादन करते हैं तो इससे क्या होता है अत्यधिक कृषि और वनस्पतियों की अंधाधुंध कटाई से मृदा का अपरदन होता है। उसके बाद क्या है मानव की कुछ गतिविधियों के कारण अत्यधिक शहरीकरण जहाँ पे हम क्या करते हैं ज्यादा पक्का रोड बनाते हैं खनन करते हैं तो वहाँ पे मृदा का कटाव होता है। जलवायु परिवर्तन होने के कारण भी मृदा का क्या होता है कटाव होता है या अपरदन होता है। तो ये सभी क्या है मृदा के अपरदन के कारण है। अब देखते हैं हम मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो मृदा के संरक्षण के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं जैसे हम क्या कर सकते हैं वनीकरण बहुत सारे पेड़ पौधे लगा करके हम मृदा के कटाव को रोक सकते हैं। उसके बाद क्या है जल संचयन करके जैसे हम तालाब तालाब में तालाब बनाना जलाशय बनाना और वर्षा का जल संचयन कर लेंगे जिसके कारण क्या होगा जो मिट्टी का कटाव नहीं होगा और मृदा का अपरदन जिससे नहीं होगा।
उसके बाद क्या है, अंतर कृषि प्रणाली, विभिन्न प्रकार की फसलों को एक साथ उगाना, जिससे मृदा की गुणवत्ता बनी रहती है और कटाव कम होता है। फिर उसके बाद क्या है, नदी नालों के किनारे बाढ़ और वृक्षारोपण, नदी नालों के किनारे बड़ा बड़ा बाढ़, जैसे मेर जिसको बोलते हैं हम, उसको बड़ा बड़ा करना और उस पे हम पेड़ पौधों को उगाना, जिससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव रुक जाएगा और मृदा का अपरदन जिससे कम हो जाएगा। मृदा की जांच और उर्वरक उर्वरक का संतुलित उपयोग, जो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि मृदा की जांच करें और जहाँ जिस मृदा में जितना ही उर्वरक की आवश्यकता है उतना ही उर्वरक डालें, जिससे क्या होगा, मृदा की पोषक तत्व बना रहता है और मृदा का नुकसान भी नहीं होता। ठीक है, और निष्कर्ष में हम लिखेंगे, तो मृदा का संरक्षण केवल कृषि के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। मृदा का संरक्षण न कि सिर्फ कृषि के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है। मृदा के मृदा के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है, इसलिए हमें इसे बचाने और संजोने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। यदि हम मृदा के संरक्षण पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक बड़ी समस्या बन सकती है, जिसके कारण मृदा के संरक्षण में प्रत्येक नागरिक को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, ताकि हमारे संसाधनों का सही उपयोग और हम एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकें। तो अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आपको पूरे का पूरे नंबर मिलेंगे, जिसमें क्या है, लास्ट में हमें सजेशन भी दिया गया है। इस प्रकार से निष्कर्ष लिखेंगे, इस प्रकार से पॉइंट वाइज लिखेंगे तो पूरे का पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अब हमारे पास अगला टॉपिक है जल क्रांति। जलक्रांता कैसे उपस्थित होता है और मृदा संरक्षण में इसकी क्या भूमिका है। यह एक अभ्यास प्रश्न भी है और जलक्रांता एक टॉपिक भी है, तो दोनों को हम एक साथ यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जलक्रांता एक ऐसी स्थिति है जिसमें भूमि के भीतर जल का अत्यधिक बढ़ जाता है। जलक्रांता वैसा है जहाँ पे भूमि पे क्या होता है, एक ही जगह अधिक समय तक जल का जमाव होने के कारण क्या होता है, वहाँ की भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है। वहाँ पे भूमि में मृदा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण क्या होता है, उसकी उर्वरकता कम हो जाती है। इसे ही जलक्रांता कहते हैं, मतलब एक ही जगह पे अधिक समय तक जल का जमाव से क्या होता है, जलक्रांता उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। तो एक ही जगह जल के जमा हो जाने से क्या होता है, जो वहां पे मृदा का कटाव होने लगता है। तो जलक्रांता मृदा अपरदन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब भूमि में अधिक पानी जमा हो जाता है तो मृदा की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, जिसके कारण यह बहकर नष्ट हो जाती है। क्या होता है, मृदा का कटाव हो जाता है। मृदा के अंदर अधिकता में उसके पोषक तत्व की लवण युक्त हो जाते हैं। जल की अधिकता में उसके पोषक युक्त क्या हो जाते हैं, लवण युक्त हो जाते हैं, जिससे भूमि कम उपजाऊ हो जाता है। यह क्या है, मृदा अपरदन में गंभीर मतलब महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, जिसके कारण ये मृदा अपरदन कर देता है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है। ये अगला अभ्यास प्रश्न है। तो क्या है, हमारे पास तो भारत में सब दुनिया में सबसे ज्यादा पशुधन कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है, लेकिन फिर भी हमारे अर्थव्यवस्था में इसका सबसे कम योगदान है। क्या कारण है? ठीक है, तो वही कारण हम देखेंगे। भारत में पशुधन के मामले में विश्व में सबसे अग्रणी देशों में शामिल है, किंतु यहाँ पे अस्थायी चारागाह के लिए बहुत ही कम भूमि है। क्या है, यहाँ पे अस्थायी चारागाह के लिए बहुत ही कम भूमि है, जो कि पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो हम तो पशुधन तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास उसको उसके भोजन के लिए, उसको खिलाने के लिए क्या है, चारागाह ही नहीं है। एक कारण ये भी है, जो कि पशुपालन पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम पूरे मेन कारण देखते हैं क्या क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का नगण्य योगदान होने का मेन कारण क्या क्या है। तो यहाँ पे क्या है, उन्नत पशु नस्लों की अपर्याप्त है। क्या है, यहाँ पे उन्नत पशु नस्लों की कमी है। जो पशु की वो नस्लें जो क्या बोलते हैं, कम दूध, मतलब ज्यादा दूध दे देंगे, ज्यादा दूध देगी, जैसे बकरी की प्रजाति जो ज्यादा बच्चे देंगे, वो गाय जो ज्यादा दूध देगी, वो भैंस जो ज्यादा दूध देगी, इस प्रकार के उन्नत नस्लों की यहाँ पे कमी है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, चारागाह के लिए भूमि की कमी। ठीक है, हमारे पास क्या है, ज्यादा चारागाह के लिए उन्नत उस भूमि की भी कमी है, जहाँ पे हम पशुधन को चारागाह के लिए ले जाएंगे। ठीक है, चारा के लिए ले जाएंगे।
उसके बाद क्या है हमारे पास वैज्ञानिक प्रणाली एवं वो तकनीकी के ज्ञान के अभाव है। हमारे पास क्या वैज्ञानिक प्रणाली एवं तकनीकी टेक्नोलॉजी का ज्ञान का भी अभाव है। दूसरा क्या है हमारे पास बढ़ती जनसंख्या का अति दबाव। ठीक क्या है? बढ़ती जनसंख्या का अति जवाब दबाव। उसके बाद तीसरा क्या है पूंजी का अभाव। हमारे पास क्या है पूंजी का भी अभाव है जिसके कारण हम अधिक से अधिक पशुधन एक आदमी नहीं रख सकते हैं। ठीक है? वर्तमान में हमारे पास क्या है क्षेत्रफल का टोटल 54% ही भूमि पर यहाँ पे कृषि की जाती है। ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? ठीक है। समोच्च कृषि टेरेस फार्मिंग यह एक कृषि की पद्धति है जिसमें पहाड़ी या ढलवा क्षेत्रों में भूमि को सीढ़ीदार रूप से काटकर खेत तैयार किए जाते हैं। यह पद्धति मृदा अपरदन को रोकने के लिए जल संचय करने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। देखो ये है हमारे पास समोच्च कृषि जिसमें क्या किया जाता है ये सबसे ऊंचाई पर ये पहाड़ है फिर उनसे पहाड़ों पर सबसे ऊंचाई पर ये खेत है उसके बाद फिर नीचे में ये है ये नीचे में ये है अगर इस प्रकार से हम सीढ़ी नुमा खेतों को नहीं बनाएंगे तो क्या होगा यहाँ से पानी सबसे नीचे चले जाएंगे बह जाएंगे ये सूख जाएंगे फिर यहाँ पे मिट्टी का कटाव हो जाएगा मृदा का अपरदन हो जाएगा तो वहां पे पहाड़ों पर कृषि के लिए कैसे की जाती है कौन सी पद्धति अपनाई जाती है समुच्च कृषि ठीक है तो इस प्रकार से कृषि की जाती है तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि की पद्धति अपनाई जाती है ठीक है तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि की पद्धति अपनाई जाती है इसमें क्या होता है यह कृषि की पद्धति है जिसमें खेतों को समांतर पट्टियों में बांटा जाता है इन पट्टियों पर के बीच में घास झाड़ियां एवं अन्य पौधे उगाए जाते हैं जिससे क्या होते हैं मृदा कटाव को रोकने में और जल संचय को नियंत्रित करता है यह मृदा कटाव को भी रोकता है और जल संचय को भी नियंत्रित करता है यह पद्धति विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां मृदा अपरदन की समस्या होती है ठीक है यह कृषि वहां अपनाई जाती है जहाँ पे मृदा का अपरदन ज्यादा मात्रा में होता है ठीक है पट्टिका कृषि से मृदा की गुणवत्ता बनी रहती है और कृषि उत्पादन में सुधार होता है ठीक है अब अगला क्वेश्चन क्या है कि मृदा संरक्षण में फसल चक्र किस प्रकार से सहायक है मतलब मृदा जो संरक्षण जो है उसमें हम फसल का रोटेशन किस प्रकार से सहायक है इसको लिखने के लिए बोल रहे हैं ठीक है तो फसल चक्र क्रॉप रोटेशन मृदा संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को एक के बाद एक उगाया जाता है जिससे मृदा की उर्वरकता बनी रहती है यह मृदा में पोषक तत्वों के संतुलन को बनाए रखता है और विशेष रूप से तत्वों की विशेष तत्वों की कमी को रोकता है साथ ही फसल चक्र से मृदा का कटाव कम होता है क्योंकि विभिन्न फसलों की जड़ें मृदा को स्थिर करती है यह मृदा की संरचना में सुधार लाता है नमी बनाए रखता है क्या करता है ये नमी बनाए रखता है मृदा की संरचना को और उन्नत बनाता है अधिक उपजाऊ बनाता है मृदा में नाइट्रोजन जैसे तत्वों जो कि काफी आवश्यक है उसको और भी समृद्ध करता है बनाए रखता है इस प्रकार फसल चक्र कृषि उत्पादन को स्थिर और मृदा को सुरक्षित और काफी ज्यादा उपजाऊ बनाती है ठीक है इस प्रकार से मृदा का संरक्षण भी होता है ठीक है अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ और यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है सबसे पहले हम देखते हैं नदी डेल्टा क्या होता है जो नदी जहाँ पे समुद्र में समाने को जाता है तो वहाँ पे क्या होता है विभिन्न भागों में बट जाता है वहाँ पे कुछ भाग इधर इधर से नदी में समुद्र में समाते हैं कुछ इधर से बीच में समुद्र द्वारा जो सिल्ट या अवसाद या जो भी पदार्थ साथ में लाते हैं अवसादी मिट्टी जो लाता है वो यहाँ पे जमा कर देता है जो कि क्या होता है काफी ज्यादा उपजाऊ होता है और इस प्रकार से वो वहाँ पे समुद्र में जाके समा जाता है महासागरों में जाके समा जाता है और वो एक बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है ठीक है तो वही पूछ रहा है जो भारत में किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है और यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है ठीक है तो देखते हैं भारत में नदी डेल्टा का विकास गंगा ब्रह्मपुत्र कावेरी कृष्णा और गोदावरी जैसे नदियों के मुहाने पर होता है ये हमारे हिमालय क्षेत्र से जो भी नदियां निकलती हैं और इधर बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र वो डेल्टा का निर्माण करता है कृष्णा है गोदावरी है जैसे महानदी है ये सब क्या करते हैं अपने नदियों जहाँ पे महासागर के मुहाने पर
यह डेल्टा का निर्माण करता है। इन क्षेत्रों की मृदा अत्यधिक उर्वरक और दानेदार होती है, जिसमें खनिज तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है। नदी के बहाव से प्राप्त सिल्ट और अवसाद मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में कृषि अत्यधिक उत्पादक होती है। यहाँ पे कृषि कार्य क्या होती है, काफी ज्यादा उपजाऊ होती है यहाँ की मिट्टी। साथ ही इन क्षेत्रों में जल स्तर उच्च रहता है, जिससे मृदा में नमी बनी रहती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्या आप जानते हैं में दिया गया है, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। यह मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या है, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहा जाता है। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। यह किस फसल के लिए ज्यादा उपयोगी है? मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। अब हम आगे हमारे अभ्यास प्रश्न भी हो गए, चैप्टर के सारे टॉपिक भी हो गए। तो हम देखते हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें पहला क्या दिया गया, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो भूमि निम्नीकरण मतलब जलक्रांता। जलक्रांता क्यों होता है? अत्यधिक सिंचाई या अधिक जल जमाव के कारण क्या हो जाता है? भूमि निम्नीकरण मतलब हमारे भूमि कम उपजाऊ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि क्या होती है? ये पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। ये क्या है, हरियाणा में तो पहाड़ है ही नहीं, हरियाणा में नहीं की जाती है। उसके बाद बिहार के मैदानी क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं, और पंजाब में बिल्कुल नहीं। तो ये कहाँ किया जाता है? डी मैदान और उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में की जाती है सोपानी कृषि। ठीक है। उसके बाद क्या है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? थार कहाँ है हमारे? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रासायनिक कौन सी है? देखो यहाँ पे मेढक के प्रजनन को, मेढक क्या है हमारे कृषि में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो इसको नष्ट कर देता है। तो कौन सा रसायन नष्ट करता है? एंड्रीन। कौन सा रसायन नष्ट करता है? एंड्रीन रसायन क्या करते हैं? मेढक के प्रजनन क्षमता को नष्ट कर देते हैं। ठीक है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? याद करें, हम पढ़ाया था, बताया था अभी हमने, क्या था काली मिट्टी का दूसरा नाम? रेगुड़ मृदा और कपास की मिट्टी। क्या नाम है काली मिट्टी का दूसरा नाम? रेगुड़ मृदा और कपास की मिट्टी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं जो इस नोट्स को जहाँ पे हमारे चैप्टर के सारे टॉपिक और सभी अभ्यास प्रश्न ऑब्जेक्टिव सहित सोल्व किया गया हो, इसको पाने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। आपको वहीं पे ये पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो इस प्रकार से हमने अपने पूरे भूमि संसाधन को पढ़ा। अब अगला चैप्टर हमारे जल संसाधन, उसको भी उसका भी वीडियो हम बहुत ही जल्द अपलोड कर रहे हैं। तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।